मैं धर्मराज पुरोहित DSR क्लासेस से। देखिए कि पिछले वाले वीडियो में जो मैंने आपको पढ़ाया वो था मांग का नियम और व्युत्पन्न। आज जो मैं पढ़ाने वाला हूँ मांग के नियम के लागू होने के कारण। इस टॉपिक को प्रारंभ करने से पहले जिन्होंने मेरा वीडियो जो पहली बार देख रहे हैं वो इस वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलें और मेरा वीडियो अंत तक देखें, जिससे कि आप सभी को ये मांग के नियम के जो पांचों पॉइंट है वो आसानी से याद हो सके। क्योंकि मेरा जो तरीका है पढ़ाने का वो वर्तमान में जो एग्जाम्पल हैं उस एग्जाम्पलों के आधार पर होता है, जिससे कि आप दिन प्रतिदिन आप रेगुलर जिनको देखते हो उसी के आधार पर जोड़कर मैं ये सारे पॉइंट्स लेके आया हूं जो आपकी किताबों में दे रखे हैं, जिससे आप उन परिभाषाओं को आसानी से समझ सकते हो। देखिए, मांग के नियम के लागू होने के कारण अब आपको जहां पर मांग का नियम याद है, जहां मांग का नियम है, मांग का नियम आपको ये पता है कि मांग का नियम क्या कहता है, तो सीधा हमें ध्यान रखना है कि P मतलब प्राइजों का बढ़ना मांग का प्राइजों का घटना मांग का बढ़ना और प्राइजों का बढ़ना मांग का घटना। अगर ये नियम आपको याद रहेगा तो ये जितने भी पॉइंट हैं पांच पॉइंट आपको याद हो जाएंगे। तो इन सारे पॉइंटों में ये नियम लागू होगा, तभी आपका मांग के नियम के लागू होने के कारण होंगे। अब देखिए, वास्तविक रूप से पहला क्या दे रखा है, हास्यमान। क्या है? हास्यमान सीमांत उपयोगिता का नियम। ये नियम क्या कहता है? ये नियम ये कहता है कि एक उपभोक्ता की मानसिकता क्या होती है, आप हमारी सबकी क्या मानसिकता है, हम उसी वस्तु को ज्यादा खरीदते हैं जिस पर हमें पैसा कम चुकाना पड़े और हमें लाभ अधिक हो या उसकी उपयोगिता अधिक हो, तो हम उसकी वस्तु को अधिक खरीदेंगे। और वो कब खरीदेंगे? जब उसकी कीमतें कम होगी। बहुत से बारे एग्जाम्पल में मैंने आपको ये चीजें बताई है, मैंने आपको बताई है कि हम लोग सेब की कीमतें जब बाजार पर 20 रुपए किलो हो जाती है, 100 रुपए से घटकर 20 रुपए किलो हो जाती है, तो हम उसकी मात्राओं में क्या कर देते हैं, वृद्धि कर देते हैं। यानी कहने का मतलब है कि 100 रुपए प्राइस होती है किसकी, सेब की प्राइस कितनी दे रखी है, 100 रुपए। तो ऐसी स्थिति में हम लोग उसकी 1 किलो 1 kg उसकी मात्रा को खरीद रहे थे, और जैसे ही कीमतें घट कर कितनी हो गई, 20 रुपए हो जाती हैं, तो हम उसकी मात्रा बढ़ाकर 5 kg कर देते हैं। तो इसके पीछे कारण क्या है कि इस सेब से मिलने वाली उपयोगिता की मात्रा है वो क्या हो गई है, बढ़ गई है। तो उपयोगिता की मात्रा जब बढ़ेगी, कीमतें कम चुकानी पड़ेगी, तो ऐसी स्थिति में उस वस्तु की मांग भी क्या होगी, बढ़ेगी। तो आप उसकी मांग अधिक करोगे, तो आपका नियम क्या होगा कि प्राइस का घटना तो मांग का बढ़ना, प्राइस का घटना मांग का बढ़ना होता है। अब ये क्यों होता है? क्योंकि प्राइस घटने से उस पर चुकाई जाने वाली मूल्य की तुलना में उसकी उपयोगिता क्या है, अधिक है, और जब उसकी उपयोगिता अधिक है तो उसकी मांग भी हम क्या करेंगे, अधिक करेंगे। तो यही हैगा और रहेगा आपका सीमांत उपयोगिता हास्य नियम। पहला वाला पॉइंट यहाँ क्लियर होता है, आपको समझ में आ गया होगा। नॉर्मल उदाहरण से ही याद रखना है कि बाजार में हम सेब जब ज्यादा क्यों खरीदते हैं, खरीदने के पीछे कारण क्या है। जब कीमतें कम हो जाती हैं तो उसकी उपयोगिता अधिक हो जाती है, और उपयोगिता अधिक होती है तो मांग अधिक करते हैं, और कीमतें अधिक होती है तो उसकी उपयोगिता कीमत की तुलना में क्या होती है, कम होती है, तो हम उसकी मांग भी कम करते हैं। तो यही सीमांत उपयोगिता हास्य नियम है। फिर आता है प्रतिस्थापन प्रभाव। देखिए, प्रतिस्थापन का मतलब होता है यहाँ पर दो वस्तुएं होती है, एक होती है X वस्तु और दूसरी होती है Y वस्तु। यहाँ X और Y वस्तु कौन सी होती है, यहाँ पूरक और स्थानापन्न वस्तु हो सकती है। पूरक, अब आप कहोगे कि सर पूरक वस्तुएं स्थानापन्न वस्तुओं के बारे में आप तो हमने पढ़ाया नहीं, बताया नहीं। तो देखिए, पूरक का मतलब होता है एक के स्थान पर एक की निर्भरता दूसरे पर होना,
वो पूरक वस्तुएं कहलाती है। अब देखिए, एक की निर्भरता दूसरे पर कैसे होती है। हम लोग ये सारी चीजें जानते हैं, लेकिन हमें इन टॉपिकों को उस आधार पर नहीं पढ़ाया होता है, इसलिए हमारे वो चीजें दिमाग में नहीं बैठ पाती। और मैं हमेशा उस टॉपिक को अपने इर्द गिर्द ही रखना चाहता हूं, जिससे कि इर्द गिर्द रहने से क्या होगा, वो टॉपिक मुझे आसानी से याद हो जाते हैं। मेरे जब मैं स्टार्टिंग जब पढ़ाने गया था, तो ऐसे स्थिति में क्या हुआ कि मुझे इस सब्जेक्ट के बारे में किसी प्रकार की कोई जानकारी नहीं थी। मुझे लगता था, जब डायग्राम में बनाता था ना, तो मुझे ऐसा लगता था कि डायग्राम बना रहे हैं, ये क्या कह रहा है, ये आड़ी टेढ़ी लाइनें में क्या हो रहा है। और मेरे जो कुछ सीनियर्स थे या मेरे फ्रेंड्स थे, वो बता रहे थे कि मांग बढ़ रही है, कीमतें घट रही है। मैंने कहा ये डायग्राम तो केवल लाइन जा रही है, मुझे ये पता चल रहा था, बाकी कोई पता नहीं चलता था उसमें। जैसे ट्रेन की जो पट्टियां नहीं होती हैं, उस पर ट्रेन चल रही है, वैसे बता रहा था। यानी कोई ड्राइंग कर रहा हूं, फर्स्ट क्लास प्रिंटिंग कर रहा हूं किसकी, ऐसे लगता है। अब काफी बार हम लोग मार्केट में जाते हैं या फिर हॉस्पिटलों में कभी मूवी देखते हैं ना, तो यूं लाइनें चलती है, यूं हम लोग सोच रहे हैं वो क्या कर रहा है कि छोटा बच्चा यूं लाइन कर रहा है, और किसी को कभी कभी यूं लाइन लंबी चल रही होती, जबकि इनका कुछ कहना होता है। लंबी लाइन का मतलब होता है धड़कनें रुक जाती है, और इसमें क्या होता है, उसकी धड़कनें कुछ हद तक चल रही है, डाउन हो रही है, अप एंड डाउन चल रही है। तो ये चीजें जब मैं मुझे ये अनुभव हुआ, मैंने इस टॉपिक को अपने इर्द गिर्द रखा, आसपास के वातावरण में इस टॉपिक को जब मैंने देखा, तो मुझे ये लगा कि इससे अच्छा, इससे इजी टॉपिक कोई है ही नहीं। तो यहां प्रतिस्थापन प्रभाव के टॉपिक पे हम थे। तो यहां पर देखिए, प्रतिस्थापन का मतलब होता है स्थानापन्न और पूरक वस्तु से होता है। स्थानापन्न के बारे में मतलब होता है एक का स्थान दूसरा ले ले। परिभाषाएं हमें टफ नहीं होती है। नाम क्या है, स्थानापन्न, एक का स्थान दूसरा ले ले, इतना परिभाषा है। और ज्यादा याद करने की आवश्यकता नहीं होती, एक का स्थान दूसरा ले ले। अब कौन ले सकती है, कौन सी वस्तु ले सकती है, तो हमें ये याद रखना होता है कि वही वस्तु ले सकती है जो उसकी पूरक हो। आप कहोगे कि सर ये सी कौन सी होती है, हम अपने रसोई में यूज करते हैं। आप कहोगे कि सर हमने तो कभी ध्यान दिया ही नहीं, चाय कॉफी है, हमारे घर पे गेस्ट आए तो हम लोग क्या करते हैं, घर में चाय पत्ती नहीं, कॉफी पड़ी है तो कॉफी बना के पिला दिया, काम हो गया कि नहीं? तो वो क्या हो गई, पूरक वस्तु हो गई, सॉरी स्थानापन्न। वो कैसी वस्तु हो गई, स्थानापन्न वस्तु हो गई। तो यहां पर भी उपभोक्ता की आदतें भी ऐसी ही होती। उपभोक्ता क्या करता है कि जब दो स्थानापन्न वस्तुएं होती है, उन स्थानापन्न वस्तुओं के अंतर्गत किसी की रेट क्या हो जाती है, ज्यादा बढ़ जाती है, और दूसरी जो उसकी समरूप स्थानापन्न वस्तु होती है उसकी कीमतें यथास्थिर रहती है, उसकी कीमतों में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो ऐसी स्थिति में क्या करेगा, जिसकी रेट बढ़ गई है उपभोक्ता उसको नहीं खरीदता है, उसकी जो स्थानापन्न वस्तु है उसको खरीदना प्रारंभ कर देता है। तो एक वस्तु की मांग दूसरे पर निर्भर करती है। तो इस प्रकार की जो वस्तुएं होती है वो स्थानापन्न वस्तुएं कहलाती है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में ले लिए चाय और कॉफी, ये दो चीजें हैं। चाय की रेट 5 रुपए है और कॉफी की रेट 10 रुपए पर कप। अब चाय की कीमतें बढ़कर 10 हो जाती हैं और ये यथास्थिर 10 रहती है। तो जो चाय पीने वाला है वो चाय क्यों पिएगा, जब कॉफी का मूल्य ही उसे देना पड़े, तो वो क्या करेगा, चाय ना पीकर क्या पिएगा, कॉफी पिएगा। यही होता है। या फिर बीड़ी और सिगरेट ले लीजिए, बीड़ी सिगरेट में क्या यही दे रखा है, यदि बीड़ी की रेटें बढ़ जाए, बीड़ी की रेटें बढ़ जाए और सिगरेट की रेट है वो क्या रहे, यथास्थिर रहे, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो ऐसी स्थिति में जो बीड़ी पीने वाले थे और वो बीड़ी क्यों पिएंगे, जब बीड़ी सिगरेट के भाव मिल रही है, वो क्या पीना प्रारंभ कर देंगे, सिगरेट पीना प्रारंभ कर देंगे। तो ये प्रभाव एक वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने से दूसरी वस्तु की मांग मात्रा में जो परिवर्तन हो रहा है वही प्रतिस्थापन प्रभाव कहलाता है। यानी इसी कारण से मांग का नियम भी लागू होता है। ठीक है, ये तो स्थानापन्न वस्तु का हुआ। अब आता है पूरक वस्तुएं। स्थानापन्न वस्तुओं के अंतर्गत ही पूरक वस्तुओं में क्या रहता है, पूरक का मतलब होता है एक की मांग दूसरे पर निर्भर करे। पेट्रोल और कार, स्याही और पेन, सुई और धागा, ये सारी चीजें एक दूसरे के बिना अधूरी। बिना धागे के सुई किस काम की, बिना स्याही के पेन किस काम का, बिना पेट्रोल डीजल के कार किस काम की।
किसी काम की नहीं होती है। ये चीजें होगी तभी उसका उपयोग हो पाएगा। ऐसा तो होता नहीं है कि कार पर धक्का लगाया और चलो भाई, नहीं होता है ना। हम लोगों को पेट्रोल भराना पड़ेगा तभी कार चलेगी। बिना स्याही के हम लोग पेन से लिख सकते हैं क्या? नहीं लिख पाते। तो स्याही का पेन के लिए, कार का पेट्रोल पर, सुई का धागे पर निर्भरता है। और इन्हीं चीजों के आधार पर उनकी मांग, कीमतों में, मांग में परिवर्तन होता है। जैसे मान लीजिए पेट्रोल है, पेट्रोल की कीमत मान लीजिए 100 रुपए है, तो उस वक्त कार की जो मांग है वो मान लीजिए 10 कारों की मांग थी। जैसे ही कीमतें घटकर 10 रुपए पेट्रोल की हो जाती है तो कार की मांग बढ़कर 100 कारें के बराबर हो जाती है। तो ये क्या प्रभाव हुआ? पेट्रोल की कीमतों में क्या हुई? कमी। तो कार की मांग मात्रा में क्या हो गई? वृद्धि हो गई। कार की मांग मात्रा क्या हो गई? बढ़ गई, क्योंकि पेट्रोल क्या हो गया? घट गया। और जैसे ही मान लीजिए पेट्रोल 10 से बढ़कर क्या हो जाता है? 100 हो जाता है, तो कार की मांग मात्रा है वो 100 से बढ़कर 10 हो जाती है। तो ये किस पर निर्भर हो गई? इस पेट्रोल की कीमतों पर। तो ये प्रतिस्थापन प्रभाव कहलाएगा। यहां पर आपको ये चीजें ध्यान रखनी अति आवश्यक हो जाती है कि जिसकी निर्भरता किसी अन्य वस्तु पर हो या एक वस्तु दूसरी वस्तु के उसके अलावा क्या है? अधूरी है, तो ऐसी स्थिति में वो पूरक वस्तुएं कहलाती है। पूरक वस्तुएं कहलाती है। अब आता है यहाँ पर पूरक वस्तुएं आ गई होगी, यानी x वस्तु की कीमतों में परिवर्तन होने से y वस्तु की मांग मात्रा में जो परिवर्तन होता है वही प्रतिस्थापन प्रभाव कहलाता है। अब आपका अगला पॉइंट आता है आय प्रभाव। देखिए, आय प्रभाव में दो चीजें होती हैं। एक तो उपभोक्ता की वास्तविक आय बढ़ जाना, एक होती है मौद्रिक आय बढ़ जाना। वास्तविक आय, अब आप कहोगे सर ये कौन कौन सी आय हो जाती है? ये वास्तविक आय किस बला का नाम है? ये मौद्रिक आय कौन सी बला है? तो यहां पर आपको समझना पड़ेगा कि वास्तविक आय में क्या होता है कि मान लीजिए एक उपभोक्ता है, यानी ए उपभोक्ता की आय 5,000 रुपए पर मंथ है। 5,000 रुपए पर मंथ है। वो क्या करता है? एक्स वस्तु को खरीदता है, तो क्या है? उसकी 10 इकाइयां खरीद रहा है। एक्स वस्तु की 10 इकाइयां खरीद रहा है। आय दे रखी है 5,000, 10 इकाइयां खरीदता है। मान लीजिए इस वस्तु की प्राइस थी 5 रुपए या 10 रुपए, सॉरी 10 रुपए ले लीजिए, तो 10 रुपए थी और आय यथावत रहती है। आय में कोई परिवर्तन नहीं होता है, यानी आय 5,000 ही रहती है और यहाँ कीमतें घटकर कितनी हो जाती है? 5 हो जाती हैं। तो ऐसी स्थिति में वो क्या करता है? ए क्या करता है? एक्स वस्तु की मांग कितनी करता है? 20 वस्तुओं के बराबर। यानी कीमतों के घटने के कारण मांग क्या हो गई है? बढ़ गई है। अब कहोगे कि कैसे? क्योंकि आय में यहां पर किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, केवल मात्र किसमें परिवर्तन हुआ है? प्राइस को घटने में। प्राइसें कम हुई है और प्राइस कम होने के कारण उसकी क्षमता है उसमें क्या हो गई है? वृद्धि हो गई है। उसकी खरीदने की क्षमता में क्या हो गई? वृद्धि हो गई है। इस कारण से वस्तु की मांग मात्रा में वृद्धि हो गई है। तो ये कहलाती है आपकी वास्तविक आय। क्या है ये? वास्तविक आय है। यहाँ वास्तविक आय और मौद्रिक आय क्या होती है? मौद्रिक आय का मतलब होता है कि वास्तविक रूप से आपकी आय में वृद्धि होना है। यानी आपकी आय थी 5,000 और अब बढ़कर कितनी हो गई है आय? 10,000। तो उससे क्या हो जाएगा? आपकी मांग मात्रा में वृद्धि या कमी होगी। तो ये है आय प्रभाव। यहां पर भी वही हो रहा है, कीमतों का घटना, मांग का बढ़ना, कीमतों का घटना, मांग का बढ़ना, कीमतों का बढ़ना, मांग का घटना। काफी बार हम लोग सॉन्ग में भी गाना गाए ना, तो कीमतें घटेगी, मांग बढ़ेगी। तो ये इस प्रकार से हम लोग सॉन्ग में भी उस चीज को याद कर सकते हैं। काफी बार हम लोग बोर नहीं होना चाहिए। कोई भी टॉपिक हो, XYZ जो भी टॉपिक हो, उस टॉपिक में बोर नहीं होना चाहिए। व्यक्ति को हमेशा कॉमेडी के रूप में पढ़ना चाहिए और कॉमेडी के रूप में ही हम लोग सीख पाते हैं। वैसे मुझे इतना गाना अच्छा आता नहीं, मेरी इतनी सुरीली राग नहीं है, वरना मैं बहुत अच्छा गाकर आपको सुना था कि कैसे इसको याद कर सकते हैं। लेकिन कभी कभार जब मस्ती में मूड होता है तो मैं इस प्रकार से गाना प्रारंभ कर देता हूँ। तो मेरे बच्चे भी मुझे कहते हैं कि पापा क्या कर रहे हो।
मैं क्या याद कर रहा हूँ, तो तरीका अच्छा है। और बच्चे उस गाने पे डांस करना लग जाते हैं, डांस करते हैं काफ़ी बार, पापा अच्छा गाना गा लेते हो। और काफ़ी बार तो मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं वो अपने कानों में रुई डाल लेते हैं, ज़्यादा अच्छा गाने लग जाता हूँ इसलिए। तो ये भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो आपको पढ़ने का तरीका बदलना पड़ेगा। जब तक उस स्टडी में आनंद नहीं होगा, मनोरंजन नहीं होगा, तब तक उस चीज़ को आप नहीं पढ़ पाओगे। तो यहाँ मैं इस चीज़ को समझाने वाला था कि आय प्रभाव आपको, मुझे ये लग रहा है कि आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी कि वास्तविक आय का मतलब होता है वस्तु की कीमतों में कमी हो जाना। वस्तु की कीमतों में कमी होने से उसकी आय में, उपभोक्ता की आय में कोई वृद्धि नहीं हो रही है, लेकिन वस्तु की कीमतें घट रही है, जिससे उसकी क्रय क्षमता क्या हो रही है, बढ़ रही है। आय यथावत है, केवल मात्र वस्तु की कीमत में कमी होना। एग्जाम्पल ले लीजिए, जैसे आपके पिताजी की आय है, आपके पिताजी की आय है वो कितनी है, 10,000 रुपए। तो आपके पिताजी किसी वस्तु की 10 इकाइयां खरीद रहे थे जिसकी प्राइस थी 10 रुपए, और जैसे ही कीमतें, जिस वस्तु को खरीदे थे उसकी कीमतें घट गई, कितनी हो गई, 5 रुपए। तो आपके पिताजी ने उस वस्तु की आय, तो आपकी पिताजी की 10,000 ही है, उसमें कोई कमी वृद्धि नहीं हुई है, लेकिन वो क्या कर रहे हैं, कीमतें घट गई, 10 से क्या हो गई, 5 रुपए, तो उसकी मांग मात्रा 10 से कितनी हो गई, 20 रुपए। तो ये तो है वास्तविक आय में वृद्धि होना। और मौद्रिक आय में वृद्धि होने का मतलब होता है कि जो 10,000 थी वो आय बढ़ के कितनी हो गई, 20,000। तो वैश्विक क्रय क्षमता में वृद्धि हो गई। तो ये आय प्रभाव कहलाता है। अब आता है अन्य उपभोक्ता के, नए उपभोक्ता का के नियम नहीं है, नए उपभोक्ता का जन्म है। देखिए यहां नए उपभोक्ता का जन्म है, और नए उपभोक्ता का जन्म कैसे होता है। आप कहोगे सर बहुत सारे जन्म सुने हैं, ये कौन से उपभोक्ता का जन्म हो गया यहाँ पर। देखो जन्म का मतलब होता है बहुत सारे उपभोक्ता होते हैं जिनकी खरीदने की क्षमता उस वक्त नहीं होती है जब उसकी कीमतें अधिक होती, और जैसे ही उन वस्तुओं की कीमतें क्या हो जाती है, कम हो जाती है, कम हो जाती है, तो उनकी क्षमता के अंतर्गत आ जाती है वो चीजें, और वो उसको खरीदना प्रारंभ कर देते हैं। तो यानी जो पहले उस वस्तु को नहीं खरीद पा रहे थे क्योंकि उसकी कीमतें क्या थी, अधिक थी, और अब कीमतें घट गई हैं, और जो नहीं खरीद पा रहे थे वो अब उस वस्तु को वो खरीद पा रहे हैं क्योंकि उसकी कीमतें क्या हो गई है, कम हो गई। तो जो नए आ रहे हैं उस वस्तु को खरीदने वाले, तो वो कैसे, कौन कहलाएंगे, नए उपभोक्ता। ये बरसाती मेंढक के जैसे होते हैं। अब आप कहोगे सर ये ऐसा कैसा, बारिश हुई और मेंढक ट्रैक्टर करना चालू, और वैसे ही कीमतें घटी, ये उपभोक्ता झट से आ जाएंगे, और जैसे ही कीमतें बढ़ी अपना मार्केट छोड़ के भाग जाएंगे। तो इन उपभोक्ता को हम लोग बरसाती मेंढक की परिभाषा के रूप में रखें तो भी सही है। तो कीमतों के घटने के साथ साथ नए उपभोक्ता भी उससे जुड़ जाते हैं। जैसे मैंने एक उदाहरण दिया था, जो अपने मारुति वाला है उसने नैनो कार निकाली थी। नैनो कार की जो रेट थी 1 लाख रुपए। तो ऐसी स्थिति में जिन लोगों की कीमत, जिन लोगों की जो कार खरीदने की क्षमता नहीं थी, बाइक खरीदने की क्षमता थी, तो वो लोग भी अब उस कार को खरीदना प्रारंभ कर दिया क्योंकि उसकी कीमतें क्या हो गई, बहुत कम हो गई। अब उनकी क्षमता में भी 4 व्हीलर आने लगी, 4 व्हीलर खरीदने में आने लगी, तो उन्होंने कार खरीदना प्रारंभ कर दिया। और नैनो वालों को ये लगा, नैनो कार वाले को ये लगा, मारुति वाले को ये लगा कि अब तो बहुत ज्यादा मांग बढ़ रही है, तो उन्होंने बढ़ाकर कितनी कर दी, 2 लाख रुपए उस वस्तु की कीमत कर दी। और जैसे 2 लाख रुपए कर दी, उसमें से आधे उपभोक्ता भाग गए वहां से मार्केट साफ कर दिया उन्होंने कि अब अपनी खरीद से क्या हो गया, परे हो गई है। तो यहां पर वस्तुओं की कीमतों के घटने के कारण नए उपभोक्ता का जन्म भी होता है। बहुत सी बार आपने देखा होगा, फ्रूट में भी ले लीजिए, जैसे कीवी है तो कीवी की रेटें घटना है, सेब की रेटें घटना है, या फिर अनार की रेटें घटना है। जब घट जाती हैं तो बहुत सारा ऐसा निम्न वर्ग होता है जो जब उनकी कीमतें बहुत अधिक होती हैं तो उसको नहीं खरीदते हैं, और जैसे ही वो कीमतें घटकर 20 रुपये 25 रुपये किलो हो जाती है तो वो भी उसको खरीदना प्रारंभ कर देते हैं, और जैसे ही वापस रेटें बढ़ती है उसको खरीदना वो बंद कर देते हैं। तो इस प्रकार उन ग्राहकों का, नए ग्राहकों का जन्म हो जाता है
कीमतों की कमी होने के कारण। तो कीमतों की कमी होने के कारण नए ग्राहक का जन्म होना, यानी मांग का बढ़ना। मांग का बढ़ना, जैसे ही कीमतें बढ़ी नए ग्राहक वहां से चले जाएंगे, और जब नए ग्राहक वहां से चले जाएंगे तो मांग क्या हो जाएगी, घट जाएगी। यानी कीमतें बढ़ी, मांग घटी, और कीमतें घटी, मांग बढ़ी। तो यहां पर मुझे ये लगता है आपको चौथा पॉइंट भी एकदम क्लियर हो गया होगा। और लास्ट पॉइंट दे रखा है वस्तुओं का अन्य उपयोग। देखिए, एक वस्तु एक से अधिक क्षेत्रों में कार्य आती है। बहुत सारी वस्तु ऐसी है जिसको हम लोग कई क्षेत्रों में उसका उपयोग कर सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, ऐसी स्थिति में क्या रहता है कि जब उन वस्तुओं की कीमतें घट जाती हैं तो हम उन वस्तुओं का अधिक से अधिक उपयोग करते हैं। अब आप कहोगे कि सर कैसे, तो हम एक छोटा सा अपना घरेलू उदाहरण लेते हैं दूध का। किसका लेते हैं, दूध का। किसका उदाहरण लेते हैं, दूध का। अब देखिए, दूध अगर हम लोग घर में, अगर दूध जो 20 रुपए लीटर या 40 रुपए लीटर था, कितना, 40 रुपए लीटर था, ये 40 रुपए से घटकर 10 रुपए लीटर हो जाएगा तो क्या होगा, हम लोग पहले 1 किलो दूध खरीदते थे, अब हम लोग 5 किलो दूध लेंगे। कितना लेंगे, 5 किलो, क्योंकि इसकी कीमतें क्या हो गई है, कम हो गई। कीमतें क्या हो गई, कम हो गई। और कीमतें कम होने के कारण क्या करें, दूध की मात्रा में वृद्धि कर दी। अब आप कहोगे कि सर हम लोग इस 5 किलो दूध का करेंगे क्या। आपको पता है हमारे घर की गृहिणियां हैं, वो बहुत ही दिमाग वाली होती है। इन दूध को वो दही के रूप में, मक्खन के रूप में, घी के रूप में, छाछ के रूप में, हर क्षेत्र में, और फिर अपने मारवाड़ी में जिसको हम लोग कहते हैं कड़ी, यानी, और हमारे यहाँ का लोकल वर्ड है खाटा, वो बनाने का कार्य भी कर देती है। सब्जी के रूप में उसका उपयोग करना प्रारंभ हो जाता है। तो इस प्रकार से वो क्या करती है, इन सारी चीजों को प्रयोग में लेना प्रारंभ कर देती है। यानी इसकी जैसे ही कीमतें घटती है तो उसका एक से अधिक क्षेत्रों में उपयोग करना प्रारंभ कर देती है। तो ये उपयोग क्यों बढ़ा, ये तो था दूध का उदाहरण। और एक उदाहरण लेते हैं हम, जैसे, और उसके साथ अगर उसका विपरीत ले लें तो ये कीमतें बढ़कर कितनी हो जाए, 10 से बढ़कर 40 रुपए अगर दूध की कीमत हो जाएगी तो हम लोग क्या कर देंगे, वापस उसकी मांग को कम कर देंगे। केवल मात्र क्या करेंगे, जो आवश्यक चीजें हैं उन्हीं में ही उसका उपयोग करना प्रारंभ कर देंगे। यानी कहने का मतलब है कि केवल मात्र दूध को हम लोग केवल चाय के लिए या थोड़ा बहुत अपने पीने के उपयोग में करेंगे, और बाकी सारे दूध, दही, मक्खन सब गायब हो जाएंगे वहां से, कीमतें बढ़ने के साथ साथ। होता है काफी ज्यादा, हमारे अपने घरों में ऐसा ही होता है। जब सस्ता होता है तब तो धाप के खाते हैं, और महंगा हो जाता है तो सीमित मात्रा में हो जाता है। जैसे घर में बिजली ले लीजिए, अगर बिजली की दरें कम होती हैं तो घर में 4-5 पंखे चलते हैं, घर में 2-3 टेलीविजन चलते हैं, सारी चीजों में उसका बिजली का उपयोग करते हैं। और जैसे ही बिजली की रेटें बढ़ गई, दरें बढ़ गई, एक पंखे के लिए सारे आ जाते हैं, और घर के लोग कहते हैं कि लाइट बंद कर दो, अब बिल बहुत ज्यादा आ जाएगा। उसका अन्य उपयोग करना बंद कर देते हैं, एक से अधिक क्षेत्रों में उसका उपयोग करना भी बंद कर देते हैं। और टेलीविजन भी एक पूरे घर में एक चलाते हैं और सारे उसके आगे बैठ के देखते हैं, क्योंकि रेटें बढ़ गई, बिजली का बिल बढ़ गया। तो जिन वस्तुओं का एक से अन्य क्षेत्रों में उपयोग होता है उनकी कीमतें घटने पर उसकी मांग बढ़ती है। जैसे बिजली हो सकता है, दूध हो सकता है, पेट्रोल हो सकता है, डीजल हो सकता है। और जैसे ही उनकी कीमतें बढ़ती हैं उन क्षेत्रों से उसको उपयोग करना बंद कर दिया जाता है, और जिस कारण से उसकी मांग घट जाती है। तो मुझे ये लगता है कि 5वां पॉइंट भी आपको पूर्णतया समझ में आ गया होगा। तो वापस एक बार देख लें हम लोग, सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम। सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम का मतलब होता है जिन वस्तुओं की कीमतें उसकी उपयोगिता की तुलना में कम होती है तो ऐसी स्थिति में उसकी मांग बढ़ती है, और यदि उसकी उपयोगिता कीमत की तुलना में अधिक है तो ऐसी स्थिति में उसकी मांग बढ़ेगी। और फिर देखा है प्रतिस्थापन, यानी एक वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने से दूसरी वस्तु की मांग मात्रा में कमी या वृद्धि होती है, वो प्रतिस्थापन कहलाता है। वो स्थानापन्न और पूरक वस्तु में होता है। फिर आय प्रभाव, यानी कीमतों के घटने के कारण उसकी क्रय क्षमता में वृद्धि होना आय यथास्थिर रहती है और उसकी मांग मात्रा बढ़ जाना।
यह आय प्रभाव कहलाएगा। अन्य उपभोक्ता का मैंने कहा है, जैसे ही किसी वस्तु की कीमतें घट जाती हैं और घटने के कारण जो उपभोक्ता पहले उस वस्तु को नहीं खरीद पा रहे थे, अब नए उपभोक्ता उसको खरीद पा रहे हैं, जिससे मांग बढ़ जाती है। और जैसे कीमतें बढ़ती हैं वो उपभोक्ता वहां से निकल लेते हैं और निकलने के पश्चात उसकी मांग घट जाती है। वस्तु का अन्य उपयोग मैंने बताया आपको अभी, दूध और बिजली। हाँ, ये टॉपिक अगर आपको समझ में आया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और इस टॉपिक से संबंधित कोई भी आपको समस्या हो तो मेरे कमेंट्स बॉक्स में इसको किसी भी संबंधित किसी भी समस्या को इस कमेंट्स बॉक्स में डाल सकते हो।